कीर्तिमान एकेडमी जिद जीत की। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से सामाजिक अध्ययन प्रीवियस पेपर बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला 5 में स्वागत है। और एक सेकंड गंवाए बगैर अपने शानदार सेशन में चलिए शुरू करते हैं आज के इस सवाल से। एक बार सभी लोग अपने इस क्लास को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए स्टूडेंट। तो चलिए भाई, हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, अभी तक हम रिकॉर्ड 122 क्वेश्चन की सीरीज आपको करा चुके हैं और आज का सेशन 123 नंबर से शुरू कर रहे हैं। यहां पर स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि आपके पास लिखा यह है कि सबसे पहले भारत कौन आया, ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता या फिर मेगास्थनीज आया। तो आप सब भी आंसर में दे सकते हो कि भाई जो ह्वेनसांग है, एक्चुअली बच्चों ये सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया बच्चों। ये जो मार्को पोलो बच्चों, तो सम्राट हर्ष का समय क्या भाई, ये 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन का कार्यकाल बच्चों। ह्वेनसांग इसी समय आता है और आप सब जानते हैं इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, ओ मेरे राजकुमार। और इस ह्वेनसांग ने बच्चों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। मार्को पोलो बच्चों 1294 ईस्वी में आता है ये, लेकिन बच्चों ये दक्षिण भारत में आया। कहां पर आया ये दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में एक राज्य है पांड्य वंश, सबको पता है ना पांड्य वंश के बारे में। तो ये पांड्य वंश में आता है और पांड्य वंश में जो प्रचलित मोती हैं, खासतौर पे मोतियों के लिए उसका बड़ी तारीफ करता है ये बच्चों। इब्न बतूता पहन के जूता, ये चीन का यात्री है और ये 1333 ईस्वी में ये कहाँ आया? तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया बच्चों। अब सवाल है कि मेगास्थनीज। तो स्टूडेंट अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमें आंसर अपना कौन सा लेना है, मेगास्थनीज लेना बच्चों, क्योंकि मेगास्थनीज आपको ये मालूम होगा कि ये क्या है, ये यूनानी राजदूत है। कैसा राजदूत स्टूडेंट? ये एक यूनानी राजदूत है और ये 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि हुई थी बच्चों। उसी के तहत 303 ईसा पूर्व में ये मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और ये कहाँ का है बोलो सर? ये यूनान का है, यानी आप इसे यूनानी राजदूत कहेंगे। और इसने बच्चों एक बड़ी ही फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है जी? इंडिका है। तो मेरे ख्याल में अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बच्चों, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता की बात करोगे, हर्ष हैं, वाणभट्ट हैं, भवभूति हैं या मातंग हैं। तो यहां से आप लोगों को ये मिलेगा कि इसके रचयिता कौन है जी? तो बाणभट्ट की रचना बच्चों, बाणभट्ट की रचना है क्या? हर्षचरित। तो हर्षचरित को लिखने वाले कौन है? बाणभट्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? कई बार आप इसे कर चुके। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और ये भी आप जानते हैं कि ये जो युद्ध था ये दो लोगों के बीच में हुआ बच्चों। एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ बच्चों कौन है? मुहम्मद गोरी है। मुहम्मद गोरी बच्चों, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और यहां पर मुहम्मद गोरी को पराजित कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। तो इस युद्ध के विजेता कौन है? पृथ्वीराज चौहान। और मुहम्मद गोरी क्या हो जाता है बच्चों? मुंह की खाता, यानी यहां पर ही आकर के पराजित हो जाता है। हालांकि तराइन के दूसरे युद्ध में ये जीत जाएगा। तो आपका उत्तर हुआ 1191 ईस्वी। अगला है, पाल वंश की स्थापना किसने की स्टूडेंट? तो आपको पता है पाल वंश की स्थापना किसने किया? गोपाल नामक व्यक्ति ने किया। कब किया? तो 750 ईस्वी में किया और बच्चों 770 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसी पाल वंश में आपको पता है इसके बाद धर्मपाल, देवपाल जैसे महान शासक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका हो गया गोपाल। चलो स्टूडेंट अगले सवाल पर, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? तो आप सबको पता है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। कौन बच्चों? पुलकेशिन द्वितीय है। कौन है जी? पुलकेशिन द्वितीय बच्चों। तो पुलकेशिन द्वितीय
अगर हम बात करें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी का स्रोत, तो आप सभी को ये पता है कि ये जानकारी का स्रोत इसका क्या है, ऐहोल अभिलेख है। और ये जो ऐहोल अभिलेख है, इस ऐहोल अभिलेख को लिखने वाले कौन है बच्चों, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति हैं। और इस अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय और सम्राट हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का पता चलता है, जिसमें कि हर्ष की पराजय हो जाती है। आपको अगला क्वेश्चन करना होगा, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं। पहले तो ये जान लो कि जो आपकी संविधान सभा थी उसका निर्माण कैबिनेट मिशन के माध्यम से हुआ स्टूडेंट। तो यहां पर आपको ये पता है कि जो संविधान है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बच्चों, कमेंट करके बताओ। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद बच्चों संविधान सभा की जब बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो 11 दिसंबर 1946 को इस दिन को बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टूडेंट आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष पूछा है तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, इसी नाते हमने पूरी बात आपको क्लियर कर दी है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ कहता है कि भूजल का जो स्रोत है, तो बच्चों पूछ रहा है भूजल का स्रोत क्या होगा। भूजल का स्रोत क्या होगा, तो वर्षा जल, तालाब, नदी या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर होगा वर्षा का जल। पूछेगा मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, कहाँ, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर मकर रेखा पर। तो स्टूडेंट आपको पता है सीधा कहाँ चमकेगा, तो ये है मकर रेखा पर। बच्चों भारत का जो मानक समय निर्धारित किया गया, तो भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से बच्चों। और ये जो मानक समय है, मानक समय बच्चों प्रयागराज में एक स्थान नैनी है, प्रयागराज में नैनी है। तो प्रयागराज में बच्चों एक स्थान क्या नैनी है, यहां से होकर गुजरता है। लेकिन बच्चों नैनी मिर्जापुर बॉर्डर है, अगर विकल्प में नैनी ना रहेगा तब आप लोग मिर्जापुर टिक करिएगा, ठीक है ना। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन पर आओ। लिखा कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार भाई सबको प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, फिर संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों, यहां जान लो आप लोग। बच्चों बात है पुरानी 1978 के, तो यहां लिख लेना आप लोग 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978 78 के द्वारा बच्चों संपत्ति का अधिकार, पहले मौलिक अधिकार था ना बच्चों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, श्रेणी से इसको हटा दिया गया। और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत बच्चों इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया,
तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। इस प्रकार आपके अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अच्छे समझ में आ गया बच्चों। जितने बेहतरीन क्वेश्चन है एक शानदार व्याख्या करें, बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा अपने चैनल पर डीएलएड पर सारी चीज बहुत बेहतर तरीके सारे बच्चों। तो आप लोग पूरी क्लास का भरपूर लाभ उठाइए, एक से बढ़कर एक कंटेंट पूरे विस्तार से व्याख्या सहित सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। आप खुद पढ़िए, दोस्तों तक सेशन को शेयर करिए बिना कंजूसी के। अगला सवाल है, ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के द्वारा उपयुक्त प्रकाश स्तंभ स्टेटमेंट किसने दिया है? तो आपको ये जवाब करना पड़ेगा, तो पता चलेगा ये कहते हैं एम.सी. सीतलवाड़ ने ये कथन दिया हुआ है। किसका कथन बच्चों? एम.सी. सीतलवाड़ महोदय का ये कथन स्टूडेंट। चलिए अगले सवाल पर। नेक्स्ट आप लोगों का है, शेक्सपियर किस देश के निवासी रहे बच्चों? शेक्सपियर की कई रचनाओं को आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। तो शेक्सपियर जिस देश के निवासी हैं वो देश है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के। तो ये इंग्लैंड के निवासी हैं। नेक्स्ट करिएगा, चोल काल में निर्मित सर्वोच्च प्रतिमा कौन है बच्चों? विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की या भगवान बुद्ध की? तो सबसे बड़ी प्रतिमा बच्चों किसकी है? नटराज की है। किसकी है जी? नटराज की है। क्वेश्चन नेक्स्ट करना, वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता, बच्चों यहाँ कारखानों शब्द होना नहीं चाहिए बल्कि ये होना चाहिए था कि वह सुल्तान जिसने सर्वप्रथम एकता चलाया, सर्वप्रथम एकता चलाया। क्योंकि रोजगार की बात अगर बात करें, कारखानों की बात तो फिरोज शाह तुगलक करता है बच्चों, तो वहां पे ऐसी कोई खास शब्द का प्रयोग नहीं है। एकता व्यवस्था को अगर हम इसमें देखेंगे तो जितने शासक लिखे गए हैं मूलतः एकता व्यवस्था से जुड़ा हुआ शासक इल्तुतमिश है, और इसी बेस पर हम आंसर आपको क्या दे रहे हैं? इल्तुतमिश को कर रहे हैं बच्चों। इल्तुतमिश का आंसर आपका क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा स्टूडेंट है ये कहां पर है? दिल्ली में है? नहीं। लाहौर में? हाँ। अजमेर में? अजमेर में बच्चों। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये कहां पर है? अजमेर में है। कहाँ है बच्चों? अजमेर में है, यही ना। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है कहाँ पे है? अजमेर में है। और हमने बताया था 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हिजरी संबत। बच्चों अगर आपके पास सीरीज होगी पवन की तो उसमें उत्तर बिल्कुल गलत दिया गया है। जो हिजरी संबत है, एक्चुअली हिजरी संबत मुगल काल में जितने शासक लिखे गए हैं ये सारे शासक कब के बच्चों? तो ये सारे के सारे शासक मुगल काल के हैं। कहाँ के हैं जी? मुगल काल के हैं बच्चों। तो मुगल काल में शाहजहां यानी खुर्रम, मुगल काल में शाहजहां द्वारा अकबर ने क्या चलाया था? इलाही संबत बंद करके हिजरी संबत शुरू किया गया फिर से। तो शाहजहां द्वारा हिजरी संबत चलाया गया। तो आप लोग अपनी सीरीज में उत्तर करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग गलत कर बैठोगे। गलत कर बैठो बच्चों, तो ये देख लेना हम लोग सारे कंटेंट सही करेंगे। अकबर ने जिसको चलाया था उसका नाम था इलाही संबत, और इसी इलाही संबत को बंद करके शाहजहां ने क्या किया था? हिजरी संबत का प्रयोग मुगलिया सल्तनत में स्टार्ट कर दिया था। तो कंफ्यूज नहीं रहोगे, उत्तर दोगे शाहजहां। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को करते जाइए सब लोग। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? अगर खानवा युद्ध की बात करें बच्चों तो यहां पर फिर से एक बार आपको ऑप्शन गलत मिलने वाला आपकी सीरीज में, सही तरीके से इसका उत्तर दीजिएगा। जो यहां से निकटस्थ में आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? आगरा, जबकि आपकी सीरीज में फतेहपुर सीकरी को करेक्ट कर दिया उन्होंने। आप पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि जो स्थान था वो स्थान था जहां पे खानवा के युद्ध आगरा से 40 किलोमीटर, आगरा से 40 किलोमीटर दूर था बच्चों, और खानवा 40 किलोमीटर दूर था वो खानवा। स्थान मैं बता देता हूं जहां हुआ था एक्चुअली बच्चों। ये घटना है भरतपुर के पास, भरतपुर के पास, और जो प्लेस था एग्जैक्टली उसका नाम था रूपवास, उसका नाम था रूपवास। यहीं पर ये खानवा का युद्ध हुआ। तो बच्चों ये जो खानवा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो इसकी एग्जैक्ट तारीख है 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को। और ये जो युद्ध हुआ था
एक तरफ से बाबर है, बाबर, और दूसरी तरफ राणा सांगा हैं। स्टूडेंट आप सब लोग जानते होंगे कि जो इस युद्ध का परिणाम है वो बाबर के पक्ष में रहा। इसका मतलब बाबर इसमें क्या है, विजेता होता है। फिलहाल खानवा का युद्ध आपका उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व कौन करता है बच्चों? शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात इनमें से जिसने मराठों की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया है उनका नाम बड़े ही सम्मान से आप लोग लोगे कि राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। तो उत्तर क्या दीजिएगा? ताराबाई, ताराबाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना बच्चों। तो अब पहले मेरी बात सुन लो। लिखा है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्य, कहीं कहीं एंग्लो इंडियन सदस्य लिखा होगा, को मनोनीत करने की संख्या कितनी बच्चे? तो इसमें उत्तर दोगे 2। कितनी दोगे? 2। यह व्यवस्था कहां थी बच्चों? तो भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 के द्वारा अगर हमारे महामहिम राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, तो वह 2 लोगों को क्या कर सकते थे? मनोनीत कर सकते थे, मनोनीत कर सकते थे स्टूडेंट। और लेकिन अब आपको यहां एक बात जान लेनी है कि अब यह व्यवस्था समाप्त है। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ध्यान सुन रहे हो ना? भविष्य में जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर देना तो गलत नहीं करोगे आप। अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। कब? वो बात हम यहाँ आपको डिटेल में लिख देते बच्चों। तो अब इसे समाप्त कर दिया गया है। कब? जनवरी 2020 में वर्तमान मोदी सरकार ने इसे समाप्त किया। जनवरी 2020 में बच्चों एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। जनवरी 2020 में 104वें संविधान 104वें संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 इसका नाम स्टूडेंट। 2019 के द्वारा इस व्यवस्था को अब क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया है बच्चों। और लोकसभा ही नहीं, राज्यों की विधानसभा में भी एक मेंबर मनोनीत करने की व्यवस्था थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन किसी को तो बता दे। तो आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को अपडेट रूप में पढ़िएगा। सर्वोच्च न्यायालय, अगर स्टूडेंट हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की, तो कहता है सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। बदलने का अधिकार नहीं है। बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को, बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को नहीं। सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं राइट बच्चों को रिव्यू कर सके, पुनर्विलोकन की शक्ति, और इस प्रकार की शक्ति केवल भारत और अमेरिका के ही सुप्रीम कोर्ट को और दुनिया के किसी देश में नहीं बच्चों। तो फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है, मतलब है। अगला सवाल है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वोच्च विवाद का विषय बच्चों? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का? अभी मैं पीछे बता चुका हूं संपत्ति का अधिकार बच्चों पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, और इसको हमने अभी बताया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस अनुच्छेद को क्या कर दिया गया बच्चों? समाप्त कर दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत अब संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया है एक कानूनी अधिकार। ये बहुत ही विवादास्पद अनुच्छेद रहा बच्चों। तो अब ये आपका यहाँ पे आ गया संपत्ति का अधिकार। हमारे लिए अगला सवाल होगा, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होते बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके हो, उसे कहा जाता है जी संतुलित बजट। क्या कहते हैं बच्चे? संतुलित बजट कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना से जुड़े हुए राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, या पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों हैं? तो पश्चिम बंगाल और बिहार ये दो के दोनों ही आपके जुड़े हुए हैं। किससे? दामोदर घाटी योजना से। चलिए जरा इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देने का प्रयास करिए। बताइए 6 महीने की दिन और रात, तो 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन
ये कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर उत्तरी दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर, या फिर ऐसा संभव नहीं है? कह दो बिल्कुल संभव है, ये दोनों ध्रुवों पर संभव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर होता है स्टूडेंट। तो निश्चित तौर पे उत्तर आपका ऑप्शन सी हो गया। मेरे भाई अगला सवाल एक बार सबको क्लियर है बच्चों? फटाफट फटाफट हम आगे बढ़ते चल रहे हैं आप लोगों के लिए। तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा, सिंधु पंख कहलाएगा, या महासागर की धारा कहलाएगा, या फिर बच्चे क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा? एक बार ताव से बोलोगे, प्रायद्वीप कहलाएगा। तो प्रायद्वीप आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी बच्चे? आपको इसमें ये उत्तर देना होगा। इसमें कहता काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो मूंगफली की खेती के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है जी? काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा बच्चों? तो ये तो आपको पता है, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या मृत सागर। पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं, मृत सागर है ना बच्चों? चलो भाई, गुप्त वंश का संस्थापक कई बार बता चुका बच्चों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है बोलो? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त बच्चों। और यहां पे आप सबको पता है जो चंद्रगुप्त प्रथम पहला ये स्वतंत्र शासक है, और जिसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया था बच्चों। बाकी आप समुद्रगुप्त को जानते हो, इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किसने कहा है? बीए स्मिथ ने कहा बच्चों। रामगुप्त गुप्त वंश का एक कमजोर शासक है, जिसकी पत्नी ध्रुवशामिनी थी, और इसका जो छोटा भाई है, इसके छोटे भाई का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आप सब इस नाम से परिचित हैं बच्चों। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने भाई रामगुप्त को निपटा दिया, और इसके बाद गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बैठा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नेक्स्ट है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? चलिए आप लोग कमेंट करके बताओगे बुद्ध चरित का लेखक कौन है? नागार्जुन, कालिदास, या आचार्य चरक हैं, या फिर अश्वघोष हैं? तो बुद्ध चरित के लेखक कौन बच्चों? अश्वघोष हैं। अगला है, शून्य का आविष्कार किसने किया बच्चों? देखो, शून्य का आविष्कारक कौन है वास्तव में कहना कठिन है। वास्तव में कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे भारत के जो ग्रंथों में विवरण बच्चों, तो एक नाम तो हमें आर्यभट्ट का मिलता है। किसका मिलता है? कि आर्यभट्ट का बच्चों। और दूसरा ब्रह्मगुप्त का मिलता है बच्चों। ब्रह्मगुप्त का, कि इन्होंने जीरो पर बहुत सारा काम किया है, ब्रह्मगुप्त का। अब इन दोनों में से हमारे ऑप्शन में आर्यभट्ट हैं, सो हम यहाँ पे आर्यभट्ट को अपना आंसर चुन रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आप आर्यभट्ट देकर के आएगा। डीएलएड का प्रश्न बच्चों यूपीएससी में नहीं पूछा गया, तर्क वितर्क करना है, सो आप आर्यभट्ट उत्तर दीजिए, कोई संदेह की बात नहीं है। नेक्स्ट है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? बार बार आप लोगों ने पढ़ा है कि बाणभट्ट की रचना है, तो हम इसे सीधे करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट, चंदेल वंश के शासकों की राजधानी उज्जैन है, धार है, कन्नौज है, या फिर खजुराहो है? तो चंदेलों की राजधानी क्या थी स्टूडेंट? खजुराहो। खजुराहो की कलाकृति आपने देखी है। चलो चले जाना। दास वंश को क्या कहा जाता है बच्चों? तो दिए गए विकल्प में से चंदेल वंश, मंगोल साम्राज्य, गुलाम वंश, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों जो गुलाम वंश है इसे ही कहा जाता है दास वंश, इसे ही दास वंश कहते हैं, या बच्चों इसे ही कहा जाता है आरंभिक तुर्क वंश। क्या कहते हैं बेटा? आरंभिक तुर्क वंश, या फिर बच्चों इसी का नाम है मामलूक वंश। क्या नाम है? मामलूक वंश। तो ये सारे नाम इसी के रखे जाते हैं बच्चों। बाकी जानते हैं इस वंश की स्थापना कब होती है? 1206 ईस्वी में। कौन करता है? तो आप बोलो सर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। ठीक है, चलो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन करना, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? अब आप लोग कमेंट करके बताओ, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, कैकुवाद है या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके कोई बच्चा बताएगा, एक भी बच्चा बता दे। देखो सच बताएं तो उत्तर आपकी सीरीज में गलत बच्चों, कैकुवाद नहीं है, क्योंकि कैकुवाद के बाद बच्चों उसका छोटा सा बेटा था क्यूमर्स। यही जो क्यूमर्स बच्चों, ये है रियल में अंतिम शासक। तो कंफ्यूज मत होना, सीरीज में भले उत्तर आपको गलत दिया गया हो, और यही क्यूमर्स की ही हत्या करके बच्चों जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, खिलजी वंश की स्थापना कर देगा। खिलजी वंश की वो स्थापना करेगा। कैकुवाद का ये छोटा सा संतान है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, उत्तर देना क्यूमर्स। मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वायुमंडल की किस परत में होती है स्टूडेंट? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या फिर ब्रह्ममंडल में? तो आप सबको पता मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ होती हैं जी? तो ये क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका है वायुदाब को मापने की इकाई। वायुदाब को मापने की इकाई, मेरे प्यारे बच्चे, वायुदाब को मापने की इकाई की बात करोगे तो वो होती है मिलीबार। क्या होती है? मिलीबार। वायुदाब को मापने का जो उपकरण है बच्चों, जिस उपकरण से इसको मापा जाता है, उस उपकरण का नाम बच्चे है वैरोमीटर। क्या है? वैरोमीटर। क्या है? वैरोमीटर है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से बात को समझ पा रहे होंगे आप बच्चों। अगला है भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त बच्चों? तो 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 6 हैं। 6 हैं। पहले कितने थे बच्चों? 7 थे। पहले कितने थे? 7 थे, उसमें से एक घट गया, अब कितने हैं? 6 हैं। ये जो घटा है कौन वाला घटा है? वही संपत्ति का अधिकार। आपको मैं बता चुका हूं जो संपत्ति का अधिकार है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पूरी व्याख्या हमने पीछे की है आज आपके साथ। कानूनी अधिकार है ये, अनुच्छेद 300 का या 300A संविधान के भाग 12 में, तो 6 होगा। स्टूडेंट अगला सवाल है सूचना का अधिकार अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल है ये, पारित कब हुआ? बच्चों एक शब्द होगा पारित कब हुआ मेरे बेटा? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यहां से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, एक तो ये कि ये अधिनियम पारित कब हुआ, और दूसरा माय डियर स्टूडेंट, मेरे भविष्य के सारे टीचर, ये लागू कब हुआ। 2 प्रश्न हैं। अगर आपको पता हो जल्द से जल्द कमेंट करके हमें बताओ कि लागू कब हुआ, और साथ ही साथ ये भी बता दो कि पूरी तरह से ये पारित कब कर दिया गया। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये क्लियर कर दूंगा कि इस अधिनियम को जब लेके आया गया तो पारित किया गया था 15 जून 2005 को। कब पारित किया गया बच्चों? 15 जून 2005 को। ये हुआ 15 जून 2005 को। आरटीआई बच्चों डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, और इसे लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 से। तो ये दोनों ही तारीखें याद रखना, कभी भी आपके एग्जाम में काम आ सकती है स्टूडेंट। तो ये आपका उत्तर हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। ये कहाँ गया? ऑप्शन बी है, हाँ 15 जून 2005 को, क्योंकि पारित इसने पूछा था बच्चों, लागू पूछेगा तो कितना बताओगे? 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट करोगे सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशकों को क्या कहते हैं? सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशकों को क्या कहते हैं? सूफी, जर्रा, खानसामा नहीं, यहां से पीर बोलेंगे। पीर और मुरीद यानी गुरु एक तरह से बच्चों, पीर। स्टूडेंट अगला सवाल है हरित क्रांति, नाम सुना होगा बच्चों। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में बच्चों, भारत की हमने बात की है, तो कहता है कि इसका संबंध क्या? कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, पशुधन ने, या कृषि उत्पादन में वृद्धि से। तो आप लोग बता दो इसमें क्या होगा। एक तरीके से इसमें कृषि उत्पादन में
आत्मनिर्भरता से बच्चों, खास तौर पे आपने देखा था गेहूं जैसी जो फसल थी उसका उत्पादन पर्याप्त बढ़ गया था और खास तौर पे पंजाब जैसे राज्यों ने इसका भरपूर लाभ उठाया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे आज की सीरीज में हमने यहाँ तक आके सारे के सारे क्वेश्चन कुछ नए सवालों के साथ पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न। अब आगे हम सामाजिक अध्ययन में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे कि उनको लिखना कैसे है। आप उनको देख लेंगे, केवल 30 शब्दों में लघुत्तरी को, अति लघुत्तरी को लिखना बच्चों, 50 शब्दों में लघुत्तरी को 4-5 लाइन ही लिखनी होती है। तो अब आपको हम आगे अति लघुत्तरी समझा के फिर लघुत्तरी की फ्रेमिंग भी समझाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करोगे, साथ ही साथ आप हिंदी की भी अपनी क्लास को रेगुलर देखिए, अदर सब्जेक्ट की क्लास जा रही, गणित की क्लास को आप बार बार देखिए, पूरा हमने कंप्लीट कर रखा, जो बचा है नई चीजें आएंगी बच्चों। जैसे आपके एग्जाम की घड़ियां नजदीक होगी, हम आपके साथ महामैराथन के साथ हाजिर होंगे और पर डे आपका पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही शानदार 2-2.5 घंटे में रिवीजन करवा देंगे। ठीक है बच्चों, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, 90% से ज्यादा आप लोगों के इस बार नंबर आएंगे। पढ़ते रहिए, बार बार मैं कह रहा हूं, चाहे जहां जिसका कोर्स लिया पढ़ते रहिए। अपने चैनल पर बच्चों सारगर्भित जानकारी और एथेंटिक पॉइंट के साथ आपको हम टू द पॉइंट कराते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं करना है, ना मैं यहाँ कोई कोर्स बेचने की बात करता हूँ, ये आप भी समझ गए होंगे। इसका भरपूर लाभ उठाइए और अब रियल में अपने पढ़ने वाले दोस्तों तक इसको शेयर करिए। हमने ये नहीं कहा कि हमें 400-500 रुपया कोर्स ले लो तब आप डीएलएड पास होगे, इसके लिए फ्री पढ़ा देने पर ही मेरा बच्चा टॉप कर जाएगा। तो बेटा थोड़ा सा संभल करके पढ़िए लिखिए सब लोग, पैसा बहुत वैल्यूएबल है, लाइफ आपकी। हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।